हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद एंड आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही बेसिक लेवल से डॉलर वर्सेस रुपीज़ के इम्पैक्ट के बारे में। तो मैंने ये पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से रुपी और डॉलर के बीच जो भी डिफरेंसेस होते हैं, जो भी असमानता होती है, उसको कैसे हम लोग बेसिक लेवल से समझ सकते हैं। सो पूरा वीडियो देखें। थैंक यू। नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों मील दूर की कोई आर्थिक हलचल हमारे बगल की एक छोटी सी किराने की दुकान को कैसे हिला सकती है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए। और यहीं से हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। मिलिए रामू से। रामू ने अपनी जिंदगी में कभी डॉलर देखा तक नहीं, लेकिन फिर भी उसकी पूरी दुनिया इसी डॉलर के इर्द गिर्द घूम रही है। कैसे? यही तो पहेली है। तो कहानी हमें ले चलती है बिहार के एक छोटे से गांव में। यहाँ रामू अपनी किराने की एक छोटी सी दुकान चलाता है। उसकी दुनिया बहुत सीधी सादी है, लेकिन अब उसमें एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई है। एक दिन रामू जब अपना हिसाब किताब लेके बैठता है तो उसका माथा ठनकता है। वो देखता है कि अरे, रोजमर्रा की हर चीज के दाम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। गैस सिलेंडर से लेके बच्चों के बिस्कुट तक और दुकान तक सामान लाने का भाड़ा, मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्चा, वो भी बढ़ गया है। और यही वो सवाल है जो रामू के दिमाग में घूम रहा है। उसका सारा लेना देना तो रुपए में होता है, फिर ये सब महंगा क्यों हो रहा है? ये डॉलर का क्या चक्कर है जो उसे परेशान कर रहा है? ये सवाल हम में से कईयों के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए एंट्री होती है गांव के समझदार शिक्षक मास्टर जी की। वही रामू को उस अदृश्य हाथ के बारे में बताते हैं जो हजारों मील दूर बैठकर भी उसकी दुकान की चीजों के दाम तय कर रहा है। मास्टर जी उसे बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, सारा खेल डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने का है। मान लीजिए पहले $1 $70 का था, अब वो 85 का हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भारत को बाहर से कोई भी सामान मंगाने के लिए अब पहले से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ एक इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, इसका असर एक लहर की तरह होता है जो रामू की दुकान से शुरू होकर पूरे समाज में फैल जाता है। चलिए देखते हैं कि ये असर फैलता कैसे है। ये जो असर है ना, ये 5 लहरों की तरह फैलता है, एक के बाद एक, जो समाज के हर हिस्से को छूता है। चलिए इन लहरों को जरा करीब से समझते हैं। जो पहली और सबसे चुभने वाली लहर है, वो सीधे गरीबों पर जाकर लगती है। देखिए, अमीर लोग तो फिर भी खर्च मैनेज कर लेते हैं, लेकिन एक दिहाड़ी मजदूर क्या करे? वो अपनी जरूरतें कम करने लगता है। खाने में तेल कम इस्तेमाल होता है, गैस सिलेंडर भरवाना टल जाता है। और यहीं पर एक कड़वी सच्चाई सामने आती है कि जब भी ग्लोबल इकोनॉमी में कोई गड़बड़ होती है तो उसका सबसे ज्यादा बोझ हमेशा वही इंसान उठाता है जो पिरामिड में सबसे नीचे खड़ा है। अब दूसरी लहर की चपेट में आते हैं रामू जैसे छोटे दुकानदार। वो बेचारा एक ऐसी दुविधा में फंस जाता है जहां से निकलना मुश्किल है। अगर वो दाम बढ़ाता है तो ग्राहक टूट जाएंगे, और अगर नहीं बढ़ाता तो उसे अपनी जेब से घाटा भरना पड़ेगा। बड़ी कंपनियां तो ये झटके सह लेती हैं, पर रामू जैसे छोटे व्यापारी पिस जाते हैं। और फिर आती है तीसरी लहर जो हमारे भविष्य पर चोट करती है। रामू का बेटा सोनू, जो गांव के नौजवानों का प्रतीक है, वो देखने लगता है कि असली तरक्की तो देश छोड़कर डॉलर कमाने में ही है। और यहीं से ब्रेन ड्रेन जैसी समस्याओं की नींव पड़ती है। चौथी लहर दिखती नहीं, पर धीरे धीरे हमारी सोच में घर कर जाती है। लोगों के मन में ये बात बैठने लगती है कि विदेशी सामान, विदेशी कल्चर वही बेहतर है। इसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं, मतलब हम अपने ही चीजों को कमतर आंकने लगते हैं। तो चलिए अब इस तस्वीर को और बड़ा करते हैं। रामू की छोटी सी दुकान से निकलकर अब हम उस वैश्विक सिस्टम को देखते हैं जहां से ये सारी डोरियां हिल रही हैं। पांचवी और आखिरी लहर, ये सीधे देश के स्तर पर असर डालती है। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ती है तो उसे IMF या वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं से कर्ज लेना पड़ता है। और ये कर्ज ये शर्तों के साथ आता है। इन शर्तों की वजह से देश की अपनी नीतियां बनाने की आजादी कम हो जाती है। पता है, इस पूरी सिचुएशन को समझाने के लिए एक नाम भी है, एक थ्योरी है। इसे कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। ये थ्योरी यही बताती है कि कैसे आर्थिक कमजोरी अमीर देशों पर एक तरह की निर्भरता पैदा करती है, जो धीरे धीरे राजनीतिक आजादी को भी कम कर देती है। ये एक जाल है।
ये सब कुछ समझने के बाद रामू के मन में एक ऐसा सवाल कौंधता है जो बहुत गहरा है। एक ऐसा सवाल जो पूरी बहस का रुख ही मोड़ देता है। इस पर मास्टर जी का जवाब कमाल का है। वो समझाते हैं कि देखो, गुलामी का तरीका बदल गया है। पहले अंग्रेज सीधे आकर हम पर राज करते थे तलवार के दम पर। आज कंट्रोल करने का तरीका आर्थिक है, डॉलर और फाइनेंशियल सिस्टम के जरिए। और कंट्रोल करने के इस नए मॉडर्न तरीके को एक नाम दिया गया है नियो कॉलोनियलिज्म, मतलब नव उपनिवेशवाद। ये एक तरह की नई गुलामी है जो दिखती नहीं, पर जिसे रामू आज अपनी दुकान पर महसूस कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत के बाद रामू अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं है, उसकी सोच का दायरा बढ़ चुका है। वो अपनी परेशानियों को एक बड़ी ग्लोबल तस्वीर में रखकर देख पा रहा है। और आखिर में रामू अपने बेटे सोनू से जो बात कहता है, वही इस पूरी कहानी का निचोड़ है, उसका दिल है। वो कहता है, बेटा, बाहर जाके डॉलर कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये सोचना कि हमारा देश कमजोर है, ये गलत है। तो बात साफ है, ये रुपए डॉलर का जो अंतर है ना, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की किताब के पन्ने नहीं है। ये कहानी है हमारे समाज की, हमारी संस्कृति की और दुनिया में हमारी जगह की। और ये इतनी बड़ी, इतनी उलझी हुई बात हमने सिर्फ एक इंसान रामू की कहानी से समझ ली। इससे पता चलता है कि कैसे एक आम इंसान की कहानी पूरी दुनिया के सिस्टम को समझने की चाबी बन सकती है। तो चलिए इस पूरी चर्चा को एक सवाल पर खत्म करते हैं। जो कुछ भी हमने आज समझा, उसके आधार पर ये सोचिए कि अगर आने वाले समय में रुपया और कमजोर होता है, तो इस आर्थिक चक्र का सबसे बड़ा शिकार कौन होगा और क्यों?